चलो, तो आज की क्लास में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण का जो अलग 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 प्रावधान है अंशदान का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, कहाँ कहाँ से राशि आ रही है और कहाँ कहाँ को जा रही है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, देखो, तो जितना जैसा जैसा घटक है, किन किन घटकों में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य रखे गए हैं, 7-8 उद्देश्य रखे गए थे। एक तो क्या, व्यक्तिगत शौचालय, ठीक है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय। दूसरा दूसरा बताते चलो ना, दूसरा क्या हो जाएगा, सामुदायिक शौचालय, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करना है। तीसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, रिकम्पोस्टिंग करना है और रेट्रोफिकेटिंग है आपका। उसके अलावा आपका फिकल जो मैनेजमेंट है, फिकल स्लज मैनेजमेंट है, ये सब चीजें, ये सब उद्देश्य रखे गए थे। तो पहले चरण में उद्देश्य अलग था और दूसरे चरण में उद्देश्य अलग रहेगा, दोनों में उद्देश्य अलग अलग था। अब इन चीजों के लिए इतना बड़ा मिशन चलाना है, मिशन मतलब समझना कि एकदम युद्ध स्तर पे काम होता है, तो जब ऐसा मिशन चलाने तो उसके लिए फाइनेंस भी लगेगा। तो फाइनेंस का प्रावधान कैसे कैसे होगा वो समझना। तो यहाँ पे दो स्टेज में फाइनेंस का प्रावधान है, एक आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है, और एक हमारा 15वें वित्त के अंतर्गत। हमने वहां पे शुरू में पढ़ लिया कि यहाँ पे राशि का जो रेशियो या बंटवारा है वो कितना होगा, 40:60 में होगा। ये हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण में राशियों का जो आवंटन है या राशियों का जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, वो बंटवारा कैसा है, तो वो बंटवारा 60 और 40 का है। ठीक, तो भारत को स्वच्छ बनाना है और स्वच्छ बनाने के लिए द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। और द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, 31 मार्च 2025 हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखना, जब हमने देखा तो वहां पे व्यक्तिगत परिवार के लिए कितना राशि, 12,000 रुपया प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, 12,000 रुपए प्रति परिवार। इसमें भी दो भाग में बांटा था, 10,000 किसके लिए, टॉयलेट के लिए, और 2,000 किसके लिए, जल प्रबंधन के लिए। ये इस प्रकार से। अब ये 12,000 रुपए जब प्रति परिवार दिया जाएगा, गांव के वही लोग, कौन, जो भूमिहीन हैं, जो दिव्यांग परिवार हैं, जो एसटी एससी और बीपीएल परिवार से आते हैं, या जिनके घर में महिला मुखिया है, याद आ रही बातें, तो जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके घर में शौचालय बनेगा इस योजना के तहत, उन व्यक्तियों को दिया जाएगा 12,000 रुपए। और ये 12,000 की राशि कहां से आएगी, तो 12,000 की राशि आएगी 100% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से, अर्थात केंद्र सरकार से। यहाँ पे राज्य सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0% कंट्रीब्यूशन है 15वें वित्त या ग्राम पंचायत का कह सकते हो। ठीक, 100% राशि कहां से खर्च होगी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से 100% राशि। फिर दूसरा जो हमने उद्देश्य देखा था, कौन सा वाला, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, जिसके लिए कितना प्रावधान था, 16 लाख रुपए, याद आ रहा है, कितना प्रावधान था, नहीं 3 लाख रुपए वाला, 16 लाख वाला अलग है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए प्रति यूनिट, 3 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लगेगा। अब ये सामुदायिक शौचालय कहाँ बनेगा, पब्लिक जगह पे, हाट हो गया, बाजार हो गया, सार्वजनिक जगह हो गया, ऐसे सार्वजनिक स्थल पर यह निर्माण किया जाएगा, चाहे मेला हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, सार्वजनिक जगह रहना चाहिए। अब सार्वजनिक जगह पे जो 3 लाख रुपए की राशि रहेगी, इस 3 लाख रुपए की राशि को 2 भाग में बांटा जाएगा। इसमें से 70% राशि प्रति यूनिट ना, जितने यूनिट का निर्माण होगा उस प्रति यूनिट में 70% की जो राशि है वो कहां से आएगा, स्वच्छ भारत मिशन से। वहीं पे अगर हम 15वें वित्त की बात करें तो 30% राशि 15वें वित्त से जाएगी। कौन से, किसमें, सामुदायिक शौचालय में, पब्लिक टॉयलेट में, जो पब्लिक प्लेस पर बनाया जाएगा। तो पब्लिक प्लेस के लिए 70 और 30 का, पारिवारिक व्यक्तिगत वाला मामला आ रहा है तो 100% स्वच्छ भारत मिशन की ओर से। तो कहां कहां से फाइनेंस का मैनेजमेंट हो रहा है, कहां कहां से अंशदान मिलेगा, कहां कहां से बजट का प्रावधान रहेगा, हम उस बजट के प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं। कहां पे 70-30 है और कहां पे 100 है, यही दिखेगा, 70-30 और 100 ही दिखेगा। चलो फिर आते हैं हमारा ये ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन जो था। तो ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, ये कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आएगा, ठोस वाले का अलग और तरल वाले का अलग। देखो ये एक हमारा पहले ठोस वाले का है, उसके बाद तरल वाले का अलग है। तो हमने अलग अलग योजनाओं में अलग अलग क्राइटेरिया देखा हुआ है, याद आ रहा होगा, जैसे हमने मिनी स्टेडियम में देखा था, कितनी आबादी, 3,000। बताओ 3,000 की आबादी और कहां पे थी, नहीं और कहां थे 3,000 की आबादी, किस जगह पे, हाँ, अटल समरसता भवन, याद आ रहा है, हाँ, कि सारे समुदाय के लिए, सारे समाज के लिए एक भवन, जिसमें उनके धार्मिक आयोजन या उनके मनोरंजन के आयोजन या उनका कोई भी प्रकार का सामूहिक आयोजन, हर धर्म का, हर कौम का, हर जाति पाति का एक सामूहिक आयोजन जहाँ पे हो सके, सब कोई कर सके वहां पे आयोजन। ठीक है, अदरवाइज सामुदायिक भवन बनता है जहाँ पे किसी समाज विशेष का रहता है। तो अटल समरसता भवन की बात की गई थी, वहां पे भी कितना क्राइटेरिया था, जिस गांव की आबादी 3,000 या 3,000 से ज्यादा है, अधिक है, उसी गांव पे क्या बनेगा, अटल समरसता भवन बनेगा, याद आ रहा है।
बस, तो 3000 की क्राइटेरिया वाला था, ये 5000 की क्राइटेरिया वाला है। देखो, तो 5000 तक की आबादी वाले जो गांव होंगे उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 60 रुपए का खर्च होगा। किस चीज के लिए? उन घरों से निकलने वाले ठोस के प्रबंधन के लिए। जो ठोस अपशिष्ट निकलेगा उस घर से, ठीक है, कोई भी कबाड़ी का सामान निकलेगा, उस कबाड़ी के सामान के मैनेजमेंट के लिए कितना खर्च करेगी सरकार? 60 रुपया प्रति व्यक्ति। अब सोच लो उस गांव में जितनी आबादी है, उस गांव की आबादी के हिसाब से 60 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा आएगा। और ये 60 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो पैसा आएगा उसमें भी बंटवारा है, कितना कितना? 70 और 30 का। तो एक व्यक्ति के पीछे 60 रुपए का खर्च है उसके घर से निकलने वाले कचरे के लिए। इसमें से 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन से आएगी और 30% राशि कहां से आएगी? तो आपके 15वें वित्त से। अगर गांव की आबादी 5000 है तो 5000 तक, मतलब 5000 के अंदर में 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 4500 हो सकता है, 4200 हो सकता है, जितना भी हो सकता है, 5000 से उस पार नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही 5000 से ऊपर गया, ज्यादा हो गया, तो थोक में कम पड़ता है। थोक में कम पड़ता है ना कोई भी चीज जी, ठीक है। तो यहाँ पे थोक नहीं था, समझ लो 5000 मान तो थोक नहीं है, तो थोक में कम पड़ता है, तो थोक में हो जाएगा 15 रुपया कम। कितना? 45 रुपया प्रति व्यक्ति। तो यहाँ पे 60 रुपया प्रति व्यक्ति, यहाँ पे 45 रुपया प्रति व्यक्ति, और रेशियो दोनों का बराबर बराबर है, 70-30 दोनों में है। लेकिन राशि जो है प्रति व्यक्ति खर्च करने का, तो आबादी बढ़ेगी तो हो सकता है कम पैसे में भी हो जाए। ऐसे मत सोचना आबादी बढ़ने से तो ज्यादा लगेगा। कोई काम को अगर हम बल्क में करते हैं तो उसमें लागत कम आती है। तो अब यहां से मान लिया है गांव की आबादी 5000 से ज्यादा हो रही है और उस गांव के लोगों के द्वारा निकाले गए ठोस का अपशिष्ट प्रबंधन करना है। उस कंडीशन में हम वहां पे केवल कितना खर्च करेंगे? 45 रुपए प्रति व्यक्ति के दर से। इस दर से हमें वहां पे खर्च करना है इनके प्रबंधन के लिए। किसके लिए? ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए। ठीक, ये हो गया। तो 60 रुपया, 45 रुपया, यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 12,000, तो 12,000 100% एक बार में, ठीक है। यहाँ पे 3 लाख जो है वो 70-30, उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी 70-30, ठीक है। 5000 से कम है तो भी 70-30, 5000 से ज्यादा है तो भी 70-30। 5000 से कम है तो 60 रुपया प्रति व्यक्ति और 5000 से ज्यादा है तो 45 रुपया प्रति व्यक्ति। पल्ले पड़ रहा है? चलो, ये हो गया। तो 3 व्यक्तिगत और सामुदायिक और अपशिष्ट प्रबंधन। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 60 रुपए का और 45 रुपए का, ये ठोस वाले के लिए है, लिक्विड वाले के लिए नहीं, तरल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं है। तो अभी हम तरल वेस्ट मैनेजमेंट का देखते हैं कि तरल वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी क्या रहेगी। ये इतनी बातें क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ता हूं। हो गई है? चलो, तरल का देखते हैं, तरल मैनेजमेंट का क्या होगा। देखो, तो तरल अपशिष्ट प्रबंधन में यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है। कितना? 5000 की आबादी और 5000 से कम की आबादी, 5000 से ज्यादा और 5000 से कम। तो अगर 5000 तक की आबादी वाले गांव हैं, मतलब 2000, 3000, 4500 ऐसा है, तो वहां पे 280 रुपया प्रति व्यक्ति। तरल है ना, ज्यादा लागत आती है, तो 280 रुपया प्रति व्यक्ति। किसके लिए? 5000 से कम की आबादी के लिए। और ये अगर 5000 से ज्यादा हुआ तो वहां पे फिर हो जाएगा आपका 660 रुपया। थोक में कम पड़ता है। 5000 से अधिक हुआ तो 660 रुपया। उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया, उल्टा सुधार लेना उल्टा हो गया ये, एक सेकंड। चलो, ठीक है, बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना? 280 रुपया और यहाँ पे 660 रुपया। बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आबादी बढ़ रही है तो बढ़ रहा है। ठोस वाले में कम हो रहा था, वहां पे 45 और 60 का मामला था, इसमें तरल वाले में मामला चेंज हो जाएगा। देखो, अगर हम प्रबंधन की बात करें, अलग 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 टाइप के प्रबंधन की, तो अलग अलग टाइप का प्रबंधन देखो, ये क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं आपके, ठीक है। जैसे देखो, क्रॉप्स रेसिड्यूज जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? पैरा, ठीक है। अब पैरा बस की बात नहीं है, आपके यहाँ पैरा है ना, बाकी जगह पे, किसी जगह पे गन्ना का खोई है, किसी जगह पे गेहूं का है, किसी जगह पे मक्के का है, किसी जगह पे बाजरे का ठूंठ है, कुछ भी हो सकता है। जहां जहाँ पे जिस जिसकी पैदावार होती है उसके हिसाब से फ्रूट पिल्स हो सकते हैं, छिलके हो सकते हैं, ये सब, ठीक है। ये आपका जो सड़े गले जो फ्रूट्स हैं, पौधे हैं, क्या बोलना चाहिए, फल हैं वो, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट वेस्ट। जितना मार्केट में देखना सब छोड़ छोड़ करके जाते हैं ना सड़े गले सब्जियों को, वो सब, ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल है। फिर उसके बाद एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट करने का मतलब गोबर और क्या, सीधा सीधा, ठीक है, गोबर ही होता है हर जानवर का, ठीक है। अब इनको क्या करना? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कैसा? बंटवारा करना है, कौन गीला कौन सूखा, ये तो वेस्ट मैनेजमेंट है ना भाई। फिर उसका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये डिस्पोजल करना है। अब जो इसमें बायोडिग्रेडेबल है तो उसके गैस बना ले,
ठीक है, और अगर ठोस वाला है तो उसको बांट करके बराबर कर दें, ऐसा क्या बोला था हमने, नाडेप, है ना, क्या बोला था हमने, नाडेप, नाडेप बोलते हैं इसको। ये बायोगैस बना लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स बना लिए, जैविक खाद बना लिए उससे, ठीक है, किचन गार्डन बना लिए, वही सोख्ता, बागवानी, ये सब कर लिए। तो इन सब के हिसाब से क्या करना है हमको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेजमेंट, ठीक है, जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पे इस हिसाब से होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसका कैसे निपटारा करना है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसके लिए 16 लाख रुपया प्रति यूनिट, कितना, 16 लाख रुपया प्रति यूनिट, याद आ रहा है, 16 लाख रुपया प्रति यूनिट, एक यूनिट के लिए 16 लाख रुपए, ठीक है, एक यूनिट के लिए 16 लाख रुपए। और किस स्तर पर बनेगा, तो विकास खंड स्तर पर, ठीक है, किस स्तर पर बनेगा, तो विकास खंड स्तर पर। चलो, तो विकास खंड स्तर पर 16 लाख रुपए। अब इसमें भी बंटवारा है क्या, नहीं है, ठीक है, इसमें बंटवारा है क्या, नहीं है। तो एक तो हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय वाले में बंटवारा नहीं था, वहां पे भी 100% राशि कहां से, स्वच्छ भारत मिशन से। यहाँ पे भी 100% राशि कहां से आ रही है, स्वच्छ भारत मिशन से। तो जहां पे बंटवारा है उसको देख लेना, बता दे रहा हूं, ये आपके सिलेबस का कोर पार्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा, किन किन में 70 और 30 का रेशियो जा रहा है, किस किस में 100 का रेशियो जा रहा है। तो आपका जो प्लास्टिक वाला है, कहाँ गया प्लास्टिक वाला, ये तो प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट होगा इसमें आपका 100% कहाँ से, केंद्र सरकार से। यहाँ पे राज्य सरकार का या 15वें वित्त का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे इससे, यहाँ पे कोई बंटवारा नहीं है। फिर आता है फीकल स्लज मैनेजमेंट। तो फीकल स्लज मैनेजमेंट कैसे होगा, एक जगह पे सब जगह, मतलब एक जगह पे सारा फीकल्स कलेक्ट करना, ठीक है। अब इसके लिए कितना राशि है, तो 230 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से। तो देखो शुरुआत में कितना था, 12,000 रुपया प्रति परिवार, कौन सा वाला, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय। फिर हमने देखा कौन सा, सामुदायिक, उसके लिए कितना, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में 70 और 30 का, ठीक है। फिर हमने देखा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस में कितना, 5,000 की आबादी तक है तो 60 रुपए, आबादी बढ़ गई तो राशि कम हो जाएगी, कितना, 45 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। उसमें से प्रावधान कितना कितना, 70 और 30 का, 70 एसबीएम से और 30 15वें वित्त से, यहां से आएगा। उसके बाद तरल अपशिष्ट प्रबंधन में अगर 5,000 की आबादी है, 5,000 की आबादी तक, तो वहां पे कितना, 280 रुपया प्रति व्यक्ति, और 5,000 से आबादी बढ़ गई तो 660 रुपया प्रति व्यक्ति। इसमें भी रेशियो है, यस, 70 और 30 का। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हमको 16 लाख रुपया प्रति यूनिट, एक विकास खंड में, एक विकास खंड में 16 लाख रुपया के हिसाब से एक यूनिट लगना है। और इसमें भी जो राशि रहेगी वो 100% की होगी, ध्यान रखना प्लास्टिक वाले में, ठीक है। 100% राशि कहां से आएगी, तो एसबीएम से आएगी। फीकल स्लज मैनेजमेंट बंटवारा हो गया, 230 रुपया प्रति व्यक्ति, टॉयलेट का जो फीकल्स है उसके लिए 230 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। यहां पे भी 100%, यहां पे भी 100%, ध्यान रखना। तो केवल बंटवारा, केवल क्या बोलना चाहिए, 70-30 का रेशियो किसमें जा रहा है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में, बाकी में नहीं। अच्छा, सामुदायिक में भी जा रहा था, 3 लाख वाले में, ठीक है, उसमें भी जा रहा था, तो बस दोनों में जा रहा है, बाकी में कोई बंटवारा नहीं है। तो 100% एसबीएम से, ठीक। वहां पे गोवर्धन प्रोजेक्ट की बात करें तो गोवर्धन प्रोजेक्ट हमने देखा था 50 लाख रुपया एक जिले में, एक जिले के भीतर में 50 लाख की लागत से यूनिट लगने हैं। अब एक लगे कि 10 लगे कि 25 लगे, वो भी राशि कहां से, स्वच्छ भारत मिशन से आएगी, 100%। ये हो गया बंटवारा, ये हो गया क्या, बंटवारा। और कहां कहां पे कितना कितना खर्च करना है, तो कहां 45, कहां 60, कहां 660 रुपया, तो कहां 280 रुपया, देखते रहना, ठीक है, कि कहां 230 रुपया। ये अलग अलग प्रति व्यक्ति के हिसाब से, या जहां पे परिवार है तो वहां पे प्रति परिवार के हिसाब से राशि आवंटित की जाएगी। और इसके हिसाब से फिर स्वच्छ भारत मिशन की अलग अलग जो लक्ष्य है, अलग अलग जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, ठीक है। ये 31 मार्च तक संचालित था, सारा चीज अभी हो चुका है। अभी देखेंगे रिपोर्ट क्या आता है, कैसे आता है, तब आके जाकर के बात बनेगी। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। देखो अब आता है इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा कैसे कैसे बनाई गई है। मतलब जो क्रियान्वयन एजेंसी है, किस प्रकार से इसका संस्थागत ढांचा, कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लागू कराने के लिए किस किस प्रकार की जवाबदेहिता संस्थान है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा, कौन कौन सा विभाग ऐसा होगा जो उसके लिए जवाबदेही होंगे। किसको, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 को लागू कराने के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो समझना बात को, यहाँ पे संस्थागत जो ढांचा है वो 4 लेयर में है। कितने लेयर में है, 4
चार लेयर कौन कौन सा? पहला लेयर आपका राज्य स्वच्छ मिशन, ठीक है, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये पहला लेयर सबसे टॉप का। एक तो केंद्र से संचालित हो रही, तो केंद्र का तो है ही, चूंकि हमें गांव में लागू कराना है, ग्रामीण की बात की जा रही है, तो जब ग्रामीण में आ जाएगा तो सबसे पहले राज्य स्तर की एक इकाई बनेगी, राज्य स्तर की इकाई के बाद वहां पे बनेगा जिला स्तर की एक इकाई, ठीक है, जिसको बोलेंगे जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जिला स्तर की इकाई हो गई। अब जिला स्तर की इकाई से नीचे आएगा फिर कौन सा? विकास खंड स्तर का या ब्लॉक जिसको बोलते हैं, तो अभी ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, ये तीसरा लेयर हो गया। और तीसरा लेयर के बाद चौथा लेयर आएगा हमारा कौन? ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। ये चार संस्थागत ढांचा है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लागू कराने के लिए या स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज जो जिम्मेदार हैं? वो चार बॉडीज जिम्मेदार है, चार अलग अलग स्तर पर, जिला राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। चार स्तर पर चार प्रकार के संस्था का निर्माण किया गया है और चारों संस्थाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र के भीतर या अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर क्या करेंगी? समिति का संचालन या ये संस्था का निर्माण करेंगी और संस्था का ढांचे के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली ये आपका संस्थागत ढांचा बनाया गया है, इसके क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा बनाया गया है चार लेयर में, चार स्तर में, राज्य स्तर में, जिला स्तर में, विकासखंड स्तर में और आपके ग्रामीण स्तर में। सबका अपना अपना नाम है। यहाँ पे इसको कहा गया है राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत होगा और उसके तहत जो जो काम दिए जाएंगे, कहां से? केंद्र से। केंद्र से जो जो काम दिए जाएंगे सारे राज्यों को दिए जाएंगे, जब राज्य को काम दिया जाएगा तो राज्य उस काम को करेंगे। राज्य के द्वारा जब जिला को काम दिया जाएगा तो जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये बना ये इकाई, यहाँ पे भी लोग होंगे, यहाँ पे भी अलग 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 पद सोपान होगा, उस पद सोपान में बैठे व्यक्ति लोग उस जिले के भीतर स्वच्छता मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिले वाला किसको सौंपेगा? ब्लॉक को। भाई विकेंद्रीकरण कर रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, सेंट्रलाइजेशन करने से पावर मतलब सेंट्रलाइजेशन करने से काम बनेगा नहीं, तो जितना डिसेंट्रलाइज हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ये तो ब्लॉक प्रबंधन इकाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ग्राम जल स्वच्छता समिति, ये तो इन्होंने सौंपा इसको, इन्होंने सौंपा इसको और इन्होंने सौंपा इसको, और इनको क्यों किसने सौंपा? केंद्र सरकार की ओर से। तो केंद्र जो हमारा केंद्र सरकार की ओर से संचालन एजेंसी कौन सी है? हाँ, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाँ याद रखना दोनों को। तो वहां पे लोग दोनों एजेंसियां जो है, केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी, इस काम को करने के लिए अलग 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 हायरार्की बना हुआ है और ये इनका संस्थागत ढांचा है। इस प्रकार से समझ में आ गया। अब देखते हैं इनके अंदर में किस किस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है कि इनके अंदर में क्या क्या बातें। ये चार लेयर है, चार लेयर में चार अलग अलग नाम है, चारों लेयर के नाम को हम देख लेना अच्छे से, ठीक है। देखो क्या क्या कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य वाले की, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पहला जो लेयर आता है हमारा। तो पहली बात तो ये आती है कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। सोसाइटी के रूप में कहने का मतलब जो पंजीयन फर्म्स एंड रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी होता है, उस फर्म्स एंड जब मतलब जो फर्म्स और सोसाइटी जो एक्ट मतलब जो संस्था है वहां से जाकर के इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे स्व सहायता समूह का होता नहीं है जी, नवयुवक समिति का होता है, स्व सहायता समूह का होता है, ये सब कहीं पे भी आपको समिति बनानी है और समिति बनाने के बाद उसको आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे लेके जाना है या लीगली आपको करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो पंजीयन होता है, जिला स्तर पर पंजीयन होता है, राज्य स्तर पर पंजीयन होता है, अलग अलग स्तर पर पंजीयन होता है। तो वैसे ही ये जो यूनिट है, ये जो संस्था है वो किसके रूप में पंजीकृत है? सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। पहली बात तो ये आ जाती है, ठीक है। अब इसमें होंगे कौन कौन, देखो तो इस समिति में, इसमें प्रमुख समितियां बनेगी और इस समिति में कौन कौन होंगे? एक समिति बनेगी शासित निकाय। इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य का, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत क्या बनेगा? समितियां बनेंगी और वो समिति स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का संचालन करेगी। यहाँ पे समिति बनेगी और वो समितियों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का क्या होगा? संचालन होगा। तो देखो पहली समिति कौन सी? शासी निकाय। अब शासी निकाय मतलब गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग करना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चलेगा, गवर्निंग करनी है। एक तो हो गई गवर्निंग बॉडी, दूसरा है हमारा शीर्ष समिति, लीडिंग। अब अलग अलग लेयर का रहेगा ना शीर्ष समिति, मतलब समझ लेना टॉप ऑर्डर जो होते हैं, जैसे हर कंपनी में या हर संस्था में एक टॉप लेयर होता है ना, फिर सेकंड लेयर होता है, फिर थर्ड लेयर होता है, तो वैसे अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो दूसरा लेयर का क्या नाम है? शीर्ष समिति, एक बनेगी। तीसरी समिति यहाँ पे बनेगी एग्जीक्यूशन बॉडी, कार्यकारिणी, जो कार्य को संचालन करवाएगी एक्चुअल में, ठीक है। ये शासी मतलब ये गवर्निंग करने का काम है, एला देखला वाला गवर्निंग करने का काम, ठीक है। ये लोग ग्रास रूट लेवल पर उतर करके काम करवाएंगे, एग्जीक्यूशन बॉडी है, ठीक है, कार्यकारिणी समिति है। फिर राज्य योजना स्वीकृति समिति, ये चार प्रकार की समितियां हैं।
और इन 4 प्रकार की समितियों के माध्यम से आपका राज्य स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता मिशन का संचालन कर रही है। इसके माध्यम से 4 समितियों के माध्यम से, ये 4 प्रमुख समिति किसके अंतर्गत? राज्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। शासी, शीर्ष कार्यकारिणी और राज्य योजना स्वीकृति समिति। ठीक है, चलो बार बार ना चीजों को देखा करो जाके रिपीटेड फॉर्म में, तब जाकर के और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा आता है हमारा जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो ये राज्य का हो गया। दूसरा आता है जिले का। तो देखो जिले में क्या क्या कहानी है। तो जिले में बनेगी 2 समितियां। यहां पे योजना स्वीकृति समिति नहीं है क्योंकि बड़ा मामला नहीं है, बड़ा मामला उधर है राज्य में। जिला मतलब उससे छोटा मामला है। तो यहाँ पे राज्य योजना स्वीकृति समिति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शासी निकाय होगी, गवर्निंग बॉडी तो लगेगी ही। गवर्निंग बॉडी तो आपको स्टेट में भी लगेगा, गवर्निंग बॉडी तो आपको जिले में भी लगेगा, दोनों जगह पे लगेगा। क्योंकि गवर्न करना है ना, किसी भी मिशन को चलाना है, तो मिशन को चलाने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो जो डायरेक्ट करेंगे वो लोग यहीं पे बैठेंगे, शासी निकाय। और दूसरा प्रबंधन समिति, यहाँ पे ये शीर्ष समिति भी नहीं है, तो शीर्ष समिति शीर्ष जगह पे रहेंगी। शीर्ष समिति जो है शीर्ष जगह पे रहेंगी। तो शीर्ष कौन है? राज्य, राज्य पे बैठेंगे। जिला में क्या काम? तो जिले में केवल 2 समितियां, कौन कौन? एक शासी समिति और एक प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति क्या करेगी? सब कुछ। फिर एक कार्यकारिणी का भी काम, हाँ सब कुछ, सारा काम। प्रबंधन माने बड़ा मामला हो जाता है। तो टोटल मैनेजमेंट करना है कि किस प्रकार से जिले के भीतर में स्वच्छ भारत मिशन योजना का संचालन होगा। इसके लिए कौन अधिकृत है? तो ये प्रबंधन समिति। कैसे होगा, क्या होगा, इस बात का मॉनिटरिंग करने के लिए कौन है? तो आपका शासी निकाय। ये 2 हो गया। तो जिला हो गया, राज्य हो गया। विकास खंड की बात करते हैं। खंड प्रबंधन कार्यक्रम इकाई। अब यहाँ पे विकास खंड स्तर पर जो होते हैं, सीओ होंगे, एसडीएम होंगे, इन लोग की बारी आएगी। तो खंड स्तर पर जो सीओ एसडीएम रहते हैं उनकी बारी आती है। तो खंड प्रबंधन कार्यक्रम इकाई जो बनती है ब्लॉक में, ठीक है, किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर जो खंड प्रबंधन इकाई बनी, कार्यक्रम इकाई, इस कार्यक्रम इकाई के अध्यक्ष होते हैं एसडीएम और इसके सचिव होते हैं आपके जनपद पंचायत के सीईओ। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे कौन? एसडीएम, और इसके सचिव होते हैं कौन? जनपद पंचायत के सीईओ। ये 2 लोग बस रहेंगे। तो ये एक कार्यक्रम इकाई है, एक यूनिट बनाएंगे ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर संचालन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे काम ब्लॉक स्तर पर भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा। जैसे विकास खंड स्तर पर कौन सा काम हो रहा है? अरे जैसे बायो वाला है, बायो गोवर्धन वाला है, वो जिला स्तर पर देख रहे थे हम। वैसे विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, एक विकास खंड में 16 लाख रुपए की लागत से, है ना, 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से क्या बनाना है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई बनानी है। प्रबंधन करना है ना उसका भी, प्लस गांव को भी देखना है। क्योंकि जनपद पंचायत की जिम्मेदारी रहती है, ब्लॉक की जिम्मेदारी रहती है कि गांव का भी नियंत्रण करें, गांव को भी कोऑर्डिनेशन करना है। तो अगर कोई सरकार की ओर से, मतलब केंद्र सरकार की ओर से कोई योजना संचालित हो रही है, तो राज्य सरकार में भी वो लागू हो गई। और राज्य सरकार ने जिले को दे दिया, जिले ने दे दिया ब्लॉक को, और ब्लॉक देगा किसको? तब तो जाकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण होगा। क्योंकि जब तक गांव में कोई गवर्निंग बॉडी नहीं रहेगी तो फिर मजा कैसे आएगा? ठीक है, तो ये अध्यक्ष यहाँ पे एसडीएम और यहाँ पे सचिव। वेरी सिमिलरली गांव की बात कर लेते हैं। देखो गांव में क्या है, तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनेगी ग्राम में, ग्राम जल स्वच्छता समिति। इस स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा सरपंच और सचिव होगा सचिव, जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक समिति बनेगी। इस समिति में सरपंच, सचिव और होंगे सदस्य। सदस्य देख के रख सकते हैं, 9, 7, 11, 10 ऐसे सदस्य रख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे उसमें, उस गांव में जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ठीक है, मितानिन, देखो ना मितानिन लोग को, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो काम करती हैं, ठीक है, और शिक्षक। तो गांव के भीतर आने वाला शिक्षक, गांव के भीतर आने वाली मितानिन और गांव के भीतर आने वाला, ठीक है, जितना भी आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका, ये लोग सब मिलकर के कमेटी बनाएंगे, ये लोग सब मिलकर के एक समिति बनाएंगे और उस समिति के माध्यम से फिर संचालन होगा ग्राम जल स्वच्छता समिति। ठीक है, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। ठीक है, तो जल को भी, क्योंकि गांव में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पानी है तो सब कुछ है, जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये आपकी 4 एजेंसीज, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा की बात करें तो 4 स्तर पर, कितने स्तर पर? 4। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसके बाद खंड कार्यक्रम इकाई, ठीक है, खंड प्रबंधन कार्यक्रम इकाई और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति।
ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है देख लेना। यहाँ पे सचिव, सरपंच और गांव में जितने काम करते हैं, आंगनबाड़ी, शिक्षक और मितानिन, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे आपका एसडीएम और जनपद सीओ। ठीक है, यहाँ पे आपका शासी निकाय प्रबंधन समिति अभी अलग बनेगा, इसमें अधिकारी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके अधिकारी रहेंगे, तो यहाँ पे ये लोग रहेंगे, इन्हीं लोग को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये हमारा संस्था का ढांचा है, कितने प्रकार का, 4 स्तर का। समझ में आ गया। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था जो वित्तीय वार घटक, वो भी समझ में आ गया था। कहाँ कहाँ पे 70 और 30 का अनुपात था, सामुदायिक वाले में, और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में, ये सब जगह पे 70 और 30 का, बाकी सब जगह पे 100 का। ठीक है, बाकी सब जगह पे 100 का। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो, अब ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्र का प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट किस स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्र का प्रथम, सबसे पहले कहां स्थापित हुआ, तो पंतोरा, पाटन विकास खंड के अंतर्गत आता है, जिला दुर्ग। ग्राम पंतोरा में पहली बार, ठीक है, कौन सा, प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। फीकल मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, टॉयलेट से निकलने वाला। ठीक है, वो तो फीकल स्लज जो रहेगा, उस स्लज का क्या करना, ट्रीटमेंट। तो प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, ये कहां है, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का ना। देखो शहरी क्षेत्रों में भी ये चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। कहां, पंतोरा, पाटन, दुर्ग। ठीक है, पंतोरा, पाटन विकास खंड, दुर्ग, यहां पे पहला स्थापित किया गया है। एक लाइन की बात। दूसरा, सामुदायिक शौचालय का कोरिया मॉडल। अभी देखो कोरिया मॉडल क्या है। कोरिया मॉडल में क्या किए ना, जितना सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, उस सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत, शौचालय तो बनाए ही हैं, उसके ऊपर और बना बना करके ना किराया दे दिए। भाई जानते हो जनरली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है वो एक ही फ्लोर पे बनता है, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग बनती है वो एक ही फ्लोर पे बनता है। यहाँ पे क्या किया गया, सामुदायिक शौचालय के साथ साथ दुकान का भी निर्माण करवा दिए। कौन जाए शौचालय में दुकान में बिसाए लेकिन अगर जगह अच्छा है तो आदमी शौचालय में ही दुकान खोल देगा जी। अगर जगह कम है, एकदम प्राइम लोकेशन है, तो देखना आदमी शौचालय में ही दुकान खोल देगा। शौचालय का आगू में दरवाजा लगा दे, अगर आगू दुकान का मोबाइल कवर और बेचने का मोबाइल कवर, क्या बोलते उसको, टेम्पर्ड ग्लास, छोटा सा ठेला। जगह की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे तमाशा सूझे रहता है। महानगरों में जाओगे ना तो 1-1 इंच जगह की कीमत है। चलो ना महानगर में कोई अंगना बना के बताए, तो यहाँ अंगना, कोला, बरामदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर्ची नहीं है। ये पर्ची कोला के तमाशा गांव में चलता है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जमीन की उपलब्धता है। अब वहां कहाँ शहर में पाओगे जी। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया, सामुदायिक शौचालय तो बनाया गया, सामुदायिक शौचालय के साथ साथ दुकान भी बना दिया गया किराया देने के लिए। अब उससे जो आमदनी होगी, उससे उस शौचालय का, उस जगह का मेंटेनेंस हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत में पैसे भी आएंगे। तो इस मॉडल की बड़ी सराहना हो रही है। ये मॉडल कहाँ, कोरिया में। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में ये मॉडल शुरुआत की गई थी। इस मॉडल की बहुत जम करके सराहना हुई पूरे राज्य स्तर पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर, इसलिए इस मॉडल को बहुत जगह पे अपनाया गया है। तो इसी को बोलते हैं सामुदायिक शौचालय का कोरिया मॉडल। समझ में आया कि टॉयलेट के साथ साथ दुकान भी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसको किराया देकर के उससे रेवेन्यू जनरेट भी कर सके। ठीक है, गांव में पैसे आएंगे, ग्राम पंचायत में रेवेन्यू आएगा, उस राजस्व से आने वाले आय को और अन्यत्र कामों में लगा सकते हैं, या हो सकता है इसी शौचालय को मेंटेन करने में, ठीक है, उसको बढ़िया बरकरार रखने में उपयोग कर सकते हैं। तो इससे होने वाली आय का उपयोग सामुदायिक शौचालय के रख रखाव में किया जाता है। उसके लिए अलग से राशि आवंटित करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो दुकान से जो किराया आ रहा है, उसी किराए से उसको मेंटेन भी कर ले रहे हैं। यह है कहानी, यह है कोरिया मॉडल। किसका, सामुदायिक शौचालय का कोरिया मॉडल। ठीक है, ये कोरिया में ही शुरुआत की गई थी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोरिया में शौचालय के साथ साथ दुकान, ठीक है, शौचालय के साथ साथ दुकान, और दुकान से होने वाले किराए का इस्तेमाल शौचालय के मेंटेनेंस में। बस ये आपका स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पाटन, ठीक है, पंतोरा गांव, पाटन दुर्ग में, और ये आपका कोरिया मॉडल। हो गई बात। चलो भाई थोड़ा तेजी से समझा करो, 2 दिन हो गया है। देखो अगला, बर्तन बैंक। अब बर्तन बैंक क्या है, तो देखना स्व सहायता समूह में, जैसे सभी लोग के बस्ती में कई लोग ऐसे रखे रहते हैं, किराए में देते हैं, नहीं लगते स्व सहायता समूह वाले लोग किराए में देते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को अवॉइड करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम रखने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए क्या बनाया गया है, बर्तन बैंक। और बर्तन बैंक कैसा, तो आप वहां पे जाकर के किराया ले सकते हैं, बर्तन के इस्तेमाल करिए,
धो धा के दे दो। कई देखना अच्छे अच्छे कैटरर्स होते हैं, अच्छे अच्छे टेंट हाउस वाले होते हैं, वो लोग डिस्पोजल नहीं लाते, छोटे छोटे कटोरी लाए रहते हैं, छोटे छोटे प्लेट लाए रहते हैं चाट गुपचुप ये सब खाने के लिए। दोना का इस्तेमाल नहीं करते, डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं करते। कागज के लिए गिलास कागज वाला रहता है, गिलास जो है वो कागज वाला रहता है, वो डिस्पोजल वाला गिलास नहीं रहता, सिंगल यूज वाला प्लास्टिक नहीं रहता। तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पे बर्तन बैंक किसकी सहायता से, स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। ये स्व सहायता समूह लोग बर्तन रखे रखे हैं, बड़ा बड़ा डग है, बड़ा बड़ा कढ़ाई है, बड़ा बड़ा सब चीज है, वहां पे जाकर के किराया ले लो, बहुत कम दाम में दे देते हैं हम लोग, टेंट हाउस से भी कम दाम में। टेंट हाउस में ज्यादा दाम में मिलता है, इन लोग से लोगे तो कम दाम में मिल जाएगा, तो छोटा मोटा काम वहीं से चल जाता है बर्तन बैंक से। ये बर्तन बैंक ठीक है क्या चीज करने के लिए, तो डिस्पोजल या प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर कम दरों में सीधा सीधा बर्तन की उपलब्धता हो, धो धा के बराबर। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन पहले सबसे ज्यादा घूमने वाला आइटम होता था चम्मच। शादी ब्याह हो गया उसके बाद चम्मच को टॉर्च पकड़ पकड़ के खोजना पड़ता था। शराबी लोग कहीं कोई फेंक दिया, कहीं कोई फेंक दिया है, तो चम्मच चम्मच बहुत घूमता है, चम्मच में बहुत घाटा होता था। चम्मच और गिलास, इधर लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा आइटम लाते हैं तो एक बार यूज वाला हो, लेकिन प्रदूषण बहुत हो रहा है ना उससे। देखना जैसे सुबह शादियां निपट गई, देखोगे तो पूरा डिस्पोजल डिस्पोजल सब जगह पे पूरा फेंकाया रहता है, देख करके रोना आ जाता है। लेकिन क्या है, जिसकी बारी आ रही है वही कर रहा है, बोलने का क्या है जी। अभी बढ़िया बढ़िया हाव हाव के चल दिया, फिर ज्यादा डिस्पोजल लेके आ जाए 25 के, 25 की 30 रुपये मिलता है वो। चलो ये हो गया। दूसरा, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना है। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन। इसमें क्या होगा, आप प्लास्टिक देंगे और आपको पैसे मिलेगा। ये रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा इस टाइप का, ये देखो, ये रिवर्स वेंडिंग मशीन एटीएम टाइप का। बॉटल लाओ पैसा पाओ, बॉटल लाओ पैसा पाओ, ठीक है, ये रिवर्स वेंडिंग मशीन। तो रिसाइकलिंग करना है प्लास्टिक को। अब ये लोग क्या करेंगे, उस प्लास्टिक से कुछ बनाएंगे जो पर्यावरण में मत फैले, जो पर्यावरण में प्रदूषण मत करे, जल प्रदूषण मत करे, मृदा प्रदूषण मत करे। तो मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये लोग उस तरह का मैनेजमेंट करेंगे, और मैनेजमेंट करने के बाद पैसा भी मिल जाएगा। तो इसमें लड्डू, इसमें एक चीज करना चाहिए जी, प्लास्टिक लाओ राजश्री पाओ। देखता हूं सारा प्लास्टिक एक जगह पे, प्लास्टिक लाओ कोई भी प्रकार का, और क्या होता है विमल पाओ तुम लोग के लिए प्लास्टिक लाओ गुपचुप पाओ आ रहा है ना। तो प्लास्टिक लाओ गुपचुप पाओ, बस देखना आदमी ई में लाइन लगा रही, बॉटल धर धर के, एक कोटा बॉटल नहीं मिले स्टेशन स्टेशन में कहकर, आदमी दार चौड़ धर के खोजी कहाँ है बॉटल, ठीक है, बॉटल सांस आते गुपचुप भरा भरा के निकलत रहे, फोर के भर के दे सांस ले, फोर के भर के दे, समझ आ रहा है ना। ऐसा गुपचुप यहाँ पे अंदर में रहे, अरे ऐसे ऐसे राक्षस लोग पड़े हैं लोग, इला फोड़ दी, एक अंदर मबड़ कर नहीं है तब टोरी ला, ऐसा रहेगा। रात को किसी को गुटखा या सिगरेट नहीं मिला, इल फोड़ दे, चलो वहां मिल ही की के, वो बहुत कर विमल भरा थे, एटीएम को तोड़ते हैं ना, इसको भी तोड़ देंगे। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग पैदा है भारत देश में, हाँ लगे हो चलो, तो प्रारंभ कहां से हुआ, ये बस्तर से, प्रारंभ कहां से हुआ, बस्तर से। तो यहाँ पे मशीन में प्लास्टिक का कचरा डालने पर मशीन क्या करेगा, पैसा देगा, जिसका उपयोग स्थानीय दुकान में खरीदारी में छूट डिस्काउंट मिलेगा जी। समझ में आ रहा है, या तो कूपन मिल जाएगा नहीं तो डिस्काउंट मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। इसमें जो कूपन प्राप्त होगा उस कूपन से क्या मिलेगा, डिस्काउंट, उसको लेकर के जाना, जैसे फ्लिपकार्ट में कूपन अप्लाई करते हैं ना, वैसे कूपन तो कूपन लेके जाओ, गुपचुप ठेला में डिस्काउंट पाओ, 10 के 5 दे थे 10 के 7 दी, 2 गुपचुप के फायदा हो। इससे क्या होगा, प्लास्टिक एक जगह पे आ जाएगा, अब उसका निपटारा कर लेंगे जैसा चाहिए वैसा। तो ये प्लास्टिक पुनर्चक्रण की दिशा में रिवर्स वेंडिंग मशीन। रिवर्स वेंडिंग समझ गए, इसको लेकर के जाएंगे फिर उससे कुछ बनाएंगे, जैसे कबाड़ी लेते हैं ना लोहा का, वैसे। हाईवे शौचालय, देखना जितना भी हाईवे रहता है, टोल प्लाजा के पास अलग बनाते हैं, हाईवे में अलग बनाते हैं, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करता, उसमें ताला लगा रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाला जितना भी हाईवे है, नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है या राजकीय राजमार्ग है, इन सब जगह पे शौचालय का क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन, बर्तन बैंक, ये सब इनिशिएट किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, जहां जितना हो सके कम से कम उन चीजों का इस्तेमाल हो, कम से कम उन चीजों का प्रयोग हो। क्लियर है भाई, बर्तन बैंक समझ गए, अरे समझने बस का, इसमें याद करने का क्या है, सब तो जान रहे हो।
प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन, प्लास्टिक डालो कूपन पाओ, प्लास्टिक डालो कूपन पाओ, और जगह पे इस्तेमाल करो, जहां चाहिए वहां। 4 दिन चलता है फिर बराबर है। चलो देखो कुछ और अन्य तथ्य हैं। सबसे पहला देश का ओडीएफ जिला बोलेगा तो नादिया पश्चिम बंगाल। देश का पहला ओडीएफ जिला बोलेगा तो नादिया पश्चिम बंगाल। वहीं पे अगर देश का पहला ओडीएफ राज्य बोला तो सिक्किम। देश का पहला ओडीएफ राज्य बोलेगा तो सिक्किम, जिला बोलेगा तो नादिया। ठीक है। पहला ओडीएफ ब्लॉक बोलेगा अंबागढ़ चौकी। पहला ओडीएफ ब्लॉक बोलेगा तो अंबागढ़ चौकी, कहां है? छत्तीसगढ़। पहला ओडीएफ जिला छत्तीसगढ़ का मुंगेली। हाँ मुंगेली में पहला। जहांगीर चांपत कबू नहीं हो सके। ठीक। दुर्ग जिले को ओडीएफ प्लस जिला डिक्लेयर किया गया है कब? 2024 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को दुर्ग जिले को क्या घोषित किया गया? ओडीएफ प्लस। हाँ ये और स्पेशलाइजेशन है, एक तो ओडीएफ और ऊपर से ओडीएफ प्लस। तो दुर्ग जिले को 2024 2 अक्टूबर 2024 को अवार्ड मिला ओडीएफ प्लस जिले का। और कौन सा ओडीएफ प्लस जिला? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीएफ प्लस जिला। तो नादिया पहला जिला देश का। ठीक है। देश का पहला ओडीएफ राज्य बोलेंगे तो सिक्किम। ठीक है। पहला ओडीएफ ब्लॉक बोलेगा छत्तीसगढ़ में अंबागढ़ चौकी। पहला ओडीएफ जिला बोलेगा छत्तीसगढ़ में तो मुंगेली। और पहला ओडीएफ प्लस जिला बोलेगा तो आपका दुर्ग। 2 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था। 2 अक्टूबर 2024 को। तो पहला जिला पहला ब्लॉक, पहला जिला पहला ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में राज्य में, छत्तीसगढ़ में देश में, छत्तीसगढ़ में देश में। नादिया सिक्किम अंबागढ़ चौकी मुंगेली। ठीक है। नादिया सिक्किम अंबागढ़ चौकी और मुंगेली 4। ठीक है भाई। अरे बकरी शौचालय, बकरी बराबर शौचालय, बकरी को बेच करके शौचालय बनवाई थी। तो जब मोदी जी यहाँ पे आए थे उनका गोड़ छुपानी पड़ी से। अरे जने राजनांदगांव की महिला नहीं थी कुंवर बाई, नहीं जान रहे हो? काहे जानोगे, कितना हाईलाइट हुआ था। तो उनके ऊपर पिक्चर बना है, शॉर्ट फिल्म बना है, बकरी बराबर शौचालय। ठीक है। किसके द्वारा? कुंवर बाई के ऊपर आधारित स्टोरी है ये। देखो जी क्या होता है ना, जो पशुपालन करते हैं ना उनके लिए बकरी सब कुछ होता है। बकरी बकरा को बेच करके लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, रहे ना। जैसे आदमी धान बेच करके रेवेन्यू जनरेट करता है, वो लोग बकरी बकरा को। पशुपालन करने वाला आदमी क्या बेचेगा? मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी तो बेचेगा, जिस चीज का पालन कर रहे हैं उसी चीज को। वही है। तो इन्होंने आदमी यहाँ पे शौचालय बनाने के लिए आदमी को बार बार फोर्स करना पड़ रहा है। और एक बिना पढ़ी लिखी निरक्षर जो महिला है, और वो भी 104 साल की, इतनी बुजुर्ग महिला, पता नहीं वो जिएगी भी कि नहीं। मतलब वो शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए और रहेगी भी कि नहीं वो इसको नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, इसलिए इतना पॉपुलरिटी हुआ। कॉन्फिडेंस कितना है कि शौचालय बनवाना है, वही बकरी बेच करके। तो फिर मोदी जी बुलाए, वाह बोले। अब मूवी भी बन गई, गधा जन्म उतर गया का है। चलो ठीक है। ये देख लेना स्वच्छता पुरस्कार सर्वेक्षण के अंतर्गत दुर्ग को द्वितीय मिला था। पूर्वी राज्यों के लिए स्वच्छता पुरस्कार था। जितने पूर्वी राज्य हैं, हमारा भी राज्य पूर्वी में आता है समझ लो, तो पूर्वी राज्यों के लिए स्वच्छता पुरस्कार था। इसमें दुर्ग जिला को द्वितीय और बालोद जिला को तृतीय। प्रथम हमारे यहाँ को नहीं मिला था, दूसरे जिला को मिला था। 2022-23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत जो पुरस्कार मिला था, उसमें पूर्वी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिला को द्वितीय और बालोद जिला को तृतीय पुरस्कार। ठीक है, ये समझ लेना। ये आपका एक पुरस्कार है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत 2022-23 में मिला गया पुरस्कार। तो दुर्ग को दूसरा, बालोद को तीसरा, ये जिले आपके इसमें शामिल। अगला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ग्राम पंचायत पंतोरा दुर्ग। ये पंतोरा का नाम आ रहा है, याद है किसके लिए? हाँ, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, मैनेजमेंट प्लांट जो बना था, हाँ पहला। चलो ये हो गया। प्लस एक बात और, ये सब फैक्ट है भाई, फैक्ट में कुछ बताने का नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए और थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर, तो दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के लिए भी हमारे यहाँ परियोजना संचालित है। उनके लिए भी शौचालय, उनके लिए भी परियोजना संचालित है। और यह परियोजना का संचालित करने वाला छत्तीसगढ़ हमारे देश का पहला राज्य है, जहां दिव्यांगजनों के लिए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पेशल टॉयलेट या स्पेशल शौचालय का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, स्पेशल टॉयलेट का निर्माण करवाया गया है हमारे राज्य में, दिव्यांगजनों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक है, स्पेशल शौचालय का निर्माण कराया गया है। तो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है।
हमारे राज्य के द्वारा। तो ये एक और उपलब्धि है कि दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी स्पेशल शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ग्राम पंचायत पंतोरा, दुर्ग। ठीक, तो ये सब आपके व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के अंतर्गत देख लेना। ठीक है, क्या क्या आंकड़ा है यहाँ पे, क्या क्या आंकड़ा है। आने की गुंजाइश कम लग रही है, लेकिन अगर पूछ लिया तो ओवरऑल एक आइडिया रखे रहना कहाँ कहाँ पे कितना कितना है, खास करके इसको उपलब्धि कितनी मिली। ठीक है, कितना अचीवमेंट हुआ है, कितना उपलब्धि मिली है। ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में फिर देखेंगे अगला टॉपिक को। चलो।